अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया। एक हफ्ते के अंदर अंदर रवाना हो जाएंगे सरफराज मियाँ, तुम भी तैयारियाँ कर लो। मैं तैयार हूँ नवाब साहब, मैंने जवाब दिया। फिर मैं नवाब साहब के साथ वापस आ गया। तैयारियाँ ज़ोरों शोर से हो रही थी। रशीद साहब की उदासी देखकर दिल कुड़ता था, लेकिन जाहिर है एक दिन तो उनसे जुदा होना ही था। और फिर जिस दिन रवानगी तय हो गई, इससे एक रात पहले रशीद साहब ने बलाखिर घर में तस्करा कर दिया। बेगम रशीद मुँह फाड़ कर रह गई। मगर नवाब साहब तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं, तो ये मना क्यों नहीं कर देते? बेगम साहिबा हूल कर बोली। हमें इन्हें नहीं रोकना चाहिए बेगम, ये इनके मुस्तकबिल का सवाल है। रशीद साहब ने नशीब व फराज समझाए और बेगम साहिबा रोने लगी। बुरी बात है फरजाना, बच्चे के मुस्तकबिल का सवाल है, इसे दुआएं दो, खुदा तुम्हें अपने मकसद में कामयाब करे बेटे। और फिर वही हुआ जिसका खदशा था। बच्चियों को मालूम हुआ तो सब के सब बिलक पड़ी। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी भाईजान, अफशा मुझसे चिमट गई थी। मैं वापस आऊँगा बेटे, और फिर कहीं नहीं जाऊँगा तुम्हारे पास से। कहकशां सकते किसी कैफियत में थी, मैं इसके पास पहुँच गया। मैं ज़रूर वापस आऊँगा कहकशां, भरोसा करना, मेरा इंतज़ार करना। बहरहाल बड़ा रक्कत अंगेज़ माहौल था। नवाब साहब ने गहरी चाल चली थी। उन्होंने रशीद साहब से कहा था कि इनके जाने के बाद ही बेगम साहिबा को बताया जाए कि वो मुझे साथ लेकर गए हैं। इसी तरह भी कौसर को भी कुछ खबर नहीं थी। वो जाने की खुशी में फूली नहीं समा रही थी। घर से बड़ी खामोशी से रवानगी हुई। रशीद साहब इस तरह खड़े रह गए जैसे दिल हाथों से निकल गया हो। मुझे उनकी गमज़दा सूरत देख कर दिली रंज हुआ। घर वालों का न जाने क्या हाल होगा। एक मेरा अपना घर था जहाँ से रवाना होने पर किसी ने एक आह भी ना भरी थी। मैं इन तमाम चक्रों के लिए पैदा नहीं हुआ। सब कुछ भूल जाना पड़ेगा, सब कुछ। दूसरे बहुत से मुलाजमीन भी बंदरगाह तक आए थे। नवाब साहब के पास अभी वक्त था, इसलिए तफरीह के घर से इन्होंने जद्दे तक का बहरी सफ़र का प्रोग्राम बनाया था। इसके बाद थोड़ा हवाई सफ़र करना था। बहरी जहाज़ से सफ़र करने की ख्वाहिश भी कौसर की थी। बहरहाल जिस तरह दूसरे मुलाजमीन हमें बंदरगाह तक पहुँचाने आए थे, इसी तरह वो मेरे बारे में भी सोच रही थी। लेकिन जब दूसरे मुलाजिम डेक पर रह गए और मैं जहाज़ पर आ गया तो कौसर ने मुझे हैरत से देखा और फिर नवाब साहब को। लेकिन नवाब साहब ने जानबूझकर रुख दूसरी तरफ फेर लिया। अलबत्ता कौसर खामोश हो गई। उसने इस बारे में कोई सवाल नहीं किया था। जहाज़ के अमले के एक आदमी ने हमें फर्स्ट क्लास के 2 केबिनों तक पहुँचा दिया, जहाँ एक और मुलाजिम ने हमें रिसीव किया। हमारा सामान 2 केबिनों में सजा दिया गया। दोनों केबिन डबल थे, एक मेरे लिए मखसूस था और दूसरा नवाब साहब और कौसर के लिए। जहाज़ रवाना होने में अभी देर थी। कौसर के चेहरे पर संजीदगी आ गई थी। अब्बू, उसने कहा, आइए ज़रा आपसे बात करनी है। हाँ बेटा आओ, नवाब साहब ने कहा और दोनों केबिन में दाखिल हो गए। मैं समझ गया था ये गुफ्तगू मेरे ही बारे में होगी। बहरहाल मुझे क्या परवाह हो सकती थी, नवाब साहब को खुद ही निमटना था। मैं अपने केबिन में आ गया और फिर जहाज़ ने रवानगी की वसल दी। मैं केबिन से निकल आया। लंगर उठा दिए गए और आहिस्ता आहिस्ता साहिल दूर होने लगा। वतन छूट रहा था। बेशुमार यादें, बेशुमार कहानियाँ, मुखलिस दुश्मन रह जा रहे थे। यहाँ अपने भी थे, बेगाने भी। वो अपने भी जो बेगानों से बदतर थे। आंखों में आंसू आ गए। मेरा दोस्त इरशाद, रशीद साहब, अफशां, कहकशां, हिना और नूरजहां, इस मासूम लड़की से तो मैं रुखसत भी नहीं हुआ था। न जाने क्या क्या ख्यालात थे, न जाने क्या यहाँ रहा जा रहा था। साहिल दूर हो रहा था। मैं इस वक्त चौंका जब करीबी से नवाब साहब की आवाज़ सुनाई दी, सरफराज। मैं चौंक पड़ा। गालों पर आंसुओं की लकीर नुमाया थी। कौसर भी नवाब साहब के साथ थी। इसका चेहरा सिपाट ही था। रो रहे हो सरफराज? नवाब साहब गंभीर आवाज़ में बोले। ओ नहीं, मैंने गला साफ करते हुए गालों पर हाथ फेरकर आंसू साफ किए। वतन बहरहाल वतन होता है, अच्छी और बुरी यादों का वतन, लेकिन मर्द के लिए तो सफ़र ही मुनासिब है। कौसर को देखो, ये तो बहुत खुश है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और मैं भी मुस्कुरा दिया। लेकिन कौसर के होंठ मुस्कुराहट से आरी थे। न जाने इसने किस दिल से मुझे बर्दाश्त किया था। आओ सरफराज मियाँ, नवाब साहब ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। आओ कौसर बेटे, उन्होंने कौसर से कहा और हम तीनों अर्शा पर आ गए। जहाज़ तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहा था और शहर की इमारतें दूर होती जा रही थी। कौसर ने यहाँ भी नफरत का इजहार किया था। वह हम दोनों से कई कदम पीछे हटकर खड़ी हुई थी। इसका चेहरा सपाट था, हर किस्म के जज्बात से आ रही। वो भी दूर होती हुई इमारतों को देख रही थी। भाई ये बुरी बात है सरफराज मियाँ, नवाब साहब ने कहा और मैं चौंक पड़ा। जी नवाब साहब, मैं आहिस्ता से बोला। इतनी खामोशी, मेरा दम घुट जाएगा। ओह जी हाँ, बस यूं ही जहन पर जरा सा बोझ तारी हो गया था, साफ हो जाएगा थोड़ी देर में। अरे तुम नेक बीबी तो हो नहीं जो रुखसत होकर ससुराल जा रही है। भाई सैर व तफरीह को जा रहे हैं, एडवेंचर रहेगा, बहुत से हंगामों से वास्ता पड़ेगा, खूब दिलचस्पियाँ रहेंगी, इसमें उदास होने की क्या बात है, नवाब साहब ने कहा। यकीनन नवाब साहब, बस यूँ समझे ज़िंदगी में पहली बार वतन से कदम बाहर निकाल रहा हूँ। हाँ खैर, थोड़ा सा एहसास तो होता ही है। बहरहाल झटको यार जहन को, जहाज़ का सफ़र बहुत दिलचस्प रहेगा। यहाँ के लोगों से दोस्ती करो, भांत के लोग हैं। अरे कौसर बेटी। जी अब्बू, कौसर ने सपाट लहजे में कहा। इस तरफ आ जाओ कौसर। ठीक हूँ अब्बू। बड़ी अजीब लड़की है, नवाब साहब आहिस्ता से बड़बड़ाए। कौसर साहिबा मेरे आने से खुश ना होंगी।
ओ सरफराज बेटे, तुम इसकी आदत से तो वाकिफ ही हो। नवाब साहब शर्मिंदगी से हंसते हुए बोले और फिर आहिस्ता से बोले, बहरहाल मेरी दरख्वास्त बरकरार है। दरख्वास्त? मैंने चौंक कर पूछा। हाँ भाई, कौसर के मामले में अगर इससे कोई बदतमीजी सरजद हो जाए तो मेरी शक्ल देखकर इसे माफ कर दोगे। नवाब साहब, आप मुझे इस मौजू पर शर्मिंदा ना करें। मैं कौसर बीबी की इज्जत करता हूँ, इनके मिजाज से वाकिफ हूँ। आप इस सिलसिले में बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। शुक्रिया बेटे, आओ आराम करें कुछ देर। समुद्र की चांदनी रातें बहुत ही दिलकश होती हैं। रात को अरशा की सैर करेंगे। यहाँ से समुद्र पर लौटती चांदनी बहुत खूबसूरत लगती है। नवाब साहब वापसी के लिए पलटे, मैं भी इनके साथ चल पड़ा। आओ कौसर बेटे, आप जाएं अब्बू, कुछ देर रुकूंगी, कौसर ने जवाब दिया। आओ सरफराज, नवाब साहब गहरी सांस लेकर बोले और हम दोनों वापस चल पड़े। नवाब साहब अपने केबिन में चले गए और मैं अपने केबिन में चला गया। खूबसूरत तमाम चीजों से आरास्ता था। मैं आरामदाह मुसहरी पर लेट गया, आंखें बंद करके अपनी इस वक्त की कैफियत पर गौर किया। कोई खास बात नहीं थी। मिट्टी की खुशबू शायद दिल को मुतासिर करती ही है। मैं तो इन बातों को सिर्फ किताबी समझता हूँ, लेकिन इस वक्त कुछ ऐसी ही कैफियत तारी हुई थी। वतन नाम की कोई चीज मेरे जहन में खटक रही थी। फिर ज़हनी रौ कौसर की तरफ भटक गई। दीवानी लड़की न जाने किस रंग में थी। बहरहाल नवाब फिरोजुद्दीन जैसे नेक इंसान की बेटी थी, इसलिए मैं इसके बारे में गलत अंदाजे से नहीं सोच सकता था। और इन्हीं ख्यालात में न जाने कब चुपके से पलकें जुड़ गईं और मैं बेखबर हो गया। फिर इस वक्त आँख खुली जब कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। बुझल जहन से उठ गया, दरवाजा खोला, बहरा था। साहब चाय यहाँ पियेंगे या बराबर वाले केबिन में? बराबर वाले साहब ने पूछा है। मैं वहीं आ रहा हूँ, मैंने भारी आवाज में कहा और बहरा बाहर निकल गया। बाथरूम से फारूक होकर मैंने नवाब फिरोजुद्दीन साहब के केबिन के दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ, अंदर से आवाज आई और मैं अंदर दाखिल हो गया। आओ भाई, खूब सोए? जी हाँ, नींद आ गई थी। बैठो। कौसर बेटे, घंटी बजाकर चाय के लिए कह दो। सॉरी डैडी, ये काम आप कर लें, कौसर ने बदस्तूर नक्सड़ी अंदाज में कहा। इसके चेहरे पर इस वक्त भी मुस्कुराहट नहीं थी। मुझे इस पर गुस्सा आने लगा। देखूंगा कौसर बीबी, ये बेनियाजी कब तक जारी रहेगी। दिल में आग नहीं लगाना चाहता क्योंकि तुम मेरी मंजिल नहीं हो, वरना न जाने क्या होता। मैंने दिल में सोचा, कौसर का यह अंदाज शायद फिरोज साहब को भी पसंद न आया, लेकिन लाडली बेटी से कुछ न कह सके। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।